तारीख थी 21 मार्च 2024। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वजह एक शराब नीति। पर कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब 2 साल बाद अदालत का फैसला सामने आता है और पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। तो आज हम इसी हाई प्रोफाइल दिल्ली शराब नीति मामले की एक एक परत को खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक ऐसी पॉलिसी जिससे सरकार की कमाई अपने टारगेट से भी 27% ज्यादा हुई, वो देश का सबसे बड़ा घोटाला कैसे बन गई। मतलब सोचिए, ये शायद इतिहास का पहला ऐसा भ्रष्टाचार का मामला था जहां सरकारी खजाना खाली होने की जगह और भर गया। तो चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि वो कौन सी खतरे की घंटियां थीं जो बज रही थीं। फिर बात करेंगे उस पॉलिसी और जांच की जो इस सबका सेंटर बनी। इसके बाद हम पीएमएलए यानी उस कानूनी ब्रह्मास्त्र को समझेंगे। फिर अदालत के उस तीखे फैसले को देखेंगे जिसने सबको चौंका दिया। और आखिर में इसके पॉलिटिकल नतीजों पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, वो राजनीतिक माहौल जिसने इस पूरे मामले की नींव रखी। क्योंकि देखिए, जांच शुरू होने से बहुत पहले ही कुछ ऐसा हो रहा था जिससे सोर्स खतरे की घंटियां कहता है। देखिए, एक के बाद एक 3 बड़ी घटनाएं हुईं। पहली घंटी बजी फरवरी 2020 में, जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 70 में से 62 सीटें जीतकर जबरदस्त तरीके से दूसरी बार सरकार बनाई। फिर दूसरी और उससे भी बड़ी घंटी बजी मार्च 2022 में, जब पार्टी ने पंजाब में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। और फिर आई तीसरी और शायद सबसे बड़ी घंटी अप्रैल 2022 में, जब केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि वो गुजरात की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी सीधे सीधे बीजेपी के गढ़ में जाकर चुनौती देंगे। और बस गुजरात के इसी ऐलान के बाद से ही अचानक चीजें तेजी से बदलने लगती हैं। अब आते हैं इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में, वो आबकारी नीति जिसने इस पूरे राजनीतिक बवंडर को जन्म दिया। तो आखिर ये पॉलिसी थी क्या? देखिए, बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। पुरानी पॉलिसी में क्या था? सरकार खुद शराब बेचती थी। नई पॉलिसी में शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया, यानी प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस दिए गए। और इसका सीधा असर ये हुआ कि जो रिटेल लाइसेंस फीस पहले सिर्फ 8 लाख रुपए थी, वो बढ़कर 75 लाख रुपए हो गई। और इसका नतीजा तो और भी हैरान करने वाला था। सरकार का रेवेन्यू टारगेट था लगभग 7,000 करोड़ और कमाई हुई करीब 8,900 करोड़, यानी टारगेट से भी 27% ज्यादा। अब आमतौर पर घोटाला क्या होता है? पैसा गायब हो जाता है। यहां तो उल्टा हो रहा था, सरकारी खजाना बढ़ रहा था। तो फिर जांच शुरू कैसे हुई? देखिए, 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने एलजी को एक रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया और फिर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी बनाकर केस फाइल कर दिया। अब यहां एक बात गौर करने वाली है कि रिपोर्ट लिखने वाले चीफ सेक्रेटरी, उस पर एक्शन लेने वाले एलजी और जांच करने वाली सीबीआई, ये तीनों ही केंद्र सरकार के अधीन थे। और इसके बाद इस पूरे खेल में एंट्री होती है एक ऐसे कानूनी हथियार की जिसे सोर्स ने इस पूरी कहानी का ब्रह्मास्त्र कहा है, और वो है पीएमएलए। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब देखिए, ये कानून बना तो था ड्रग ट्रैफिकिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसे बेहद गंभीर अपराधों से लड़ने के लिए, लेकिन जैसा कि सोर्स बताता है, हाल के सालों में इसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया गया है। अब इस कानून की सबसे खतरनाक बात क्या है, वो समझिए। देखिए, हमारा सामान्य कानून क्या कहता है? आप तब तक निर्दोष हैं जब तक दोषी साबित न हो जाएं। लेकिन पीएमएलए का सेक्शन 45 इस पूरी बात को उल्टा कर देता है। इसके तहत आपको जमानत तभी मिल सकती है जब जज को ये यकीन हो जाए कि आप दोषी नहीं हैं। मतलब अपनी बेगुनाही साबित करने का सारा बोझ आरोपी पर डाल दिया जाता है। और इसी वजह से पीएमएलए में बेल मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। चलिए, अब चलते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। सालों की जांच, गिरफ्तारियां और जेल के बाद जब ये मामला आखिरकार अदालत में पहुंचा, तो एक ऐसा फैसला आया जिसने पूरे के पूरे केस की धज्जियां उड़ा दी। अदालत की सिर्फ एक लाइन, और इस एक लाइन से ही सब कुछ साफ हो जाता है। जजमेंट में साफ साफ लिखा था कि प्रोसिक्यूशन का केस इतना भी मजबूत नहीं था कि पहली नजर में कोई शक भी पैदा हो सके। गंभीर शक की तो बात ही छोड़ दीजिए। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के एक एक सबूत की पोल खोल दी। जैसे करोड़ों के मनी ट्रेल का सबूत क्या था? पेंसिल से लिखे हुए कुछ कागज के टुकड़े।
गवाह कौन था? एक अप्रूवर, जिसकी गवाही को कंफर्म कौन कर रहा था? उसी का बेटा, जो खुद इस केस में एक आरोपी था। और तो और कोर्ट ने पाया कि जो सबूत आरोपी के हक में थे, उन्हें सीबीआई ने 14,000 से ज्यादा ईमेल्स के ढेर में कहीं दबा दिया था। और सबसे बड़ी बात, केजरीवाल, जिन्हें किंग पिन बताया जा रहा था, उनका नाम तो पहली 3 चार्जशीट में कहीं था ही नहीं। तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं को पैसे नहीं मिले तो फिर वो तथाकथित मनी ट्रेल आखिर गया कहां? और यहीं पे सोर्स एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा करता है। इस केस का जो मुख्य अप्रूवर था, शरद रेड्डी, उसकी कंपनी औरोबिंदो फार्मा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को 30 करोड़ रुपए का चंदा दिया। और टाइमिंग देखिए, इसमें से 5 करोड़ रुपए दिए गए उसकी गिरफ्तारी के ठीक 5 दिन बाद, और बाकी 25 करोड़ दिए गए उसके सरकारी गवाह बनने के ठीक 2 महीने बाद। इन्हीं सब बातों को देखते हुए अदालत ने पूरी जांच पर एक बहुत ही तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ये कोई जांच नहीं थी, बल्कि ये एक पहले से सोची समझी कहानी और एक कोरियोग्राफ की गई एक्सरसाइज थी। मानो पहले से एक नतीजा तय कर लिया गया हो और फिर उसमें किरदारों को जबरदस्ती फिट किया जा रहा हो। तो इस लंबी कानूनी लड़ाई का दिल्ली की सियासत पर क्या असर पड़ा? चलिए अब इसके राजनीतिक नतीजों पर एक नजर डालते हैं। अब इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। सितंबर 2024 में केजरीवाल को कुछ सख्त शर्तों के साथ जमानत मिली। ये शर्तें ऐसी थीं कि उनके लिए सीएम के तौर पर काम करना मुश्किल था, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर फरवरी 2025 में चुनाव हुए और 27 साल में पहली बार बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब रही। और फिर ठीक 1 साल बाद फरवरी 2026 में ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों पर से केस ही खारिज कर दिया। लेकिन चुनाव के नतीजों में भी एक दिलचस्प बात छुपी है। बीजेपी जीती जरूर, पर वोट शेयर का अंतर देखिए, बस 2% से भी कम। मतलब सालों की नेगेटिव मीडिया कवरेज, टॉप लीडरशिप का जेल में होना और गवर्नेंस का लगभग ठप हो जाना, इन सबके बावजूद बीजेपी और आप के वोट शेयर में सिर्फ एक मामूली सा फर्क था। और आखिर में ये सोर्स हमें इस एक सोच के साथ छोड़ जाता है कि तानाशाही के खिलाफ खड़े होने के लिए और सिस्टम में बदलाव लाने के लिए बस एक सीधी रीढ़ वाले इंसान की जरूरत होती है। ये मामला सिर्फ एक पॉलिसी या एक चुनाव का नहीं था, बल्कि ये अपने पीछे उससे कई ज्यादा बड़े और गहरे सवाल छोड़ गया है।